क्या हाल चाल है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बेहतरीन बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, मेरे राज दुलारों, कैसे हो आप सभी लोग मेरे प्यारे राज दुलारे? कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई लिखाई एकदम झकास चल रही है। मुझे पता है आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम झकास चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास तो समय का अभाव है। समय की कीमत को समझो, समय का आपको अभाव है। आप अपने समय को एक एक मिनट को सही ढंग से क्लास को करने में यूटिलाइज करो, नोट्स बनाने में यूटिलाइज करो। शॉर्ट नोट, एकदम चौड़ा चौड़ा बिल्कुल नोट बनाने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर 25-25 पन्ने लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, समरी के फॉर्मेट में लिखो। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करा था, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब शुरू करने वाले हैं हम ब्रीदिंग एक्सचेंज और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के बाद शुरू होने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमने पढ़ा कि ऊर्जा की शरीर को आवश्यकता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की बेसिक नीड होती है और एनर्जी के लिए वो खाते हैं खाना और उसका करते हैं ऑक्सीडेशन और बनाते हैं अपने सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी। और वो एनर्जी उन्हें यूजफुल होती है उनके लिए, उनकी लाइफ की डेली एक्टिविटी करने के लिए, उनके लिए चाहे वो चलना हो, सोना हो, उठना हो, बैठना हो, न्यूरॉन का फंक्शन हो, मसल का फंक्शन हो, उन एनिमल्स के लिए ये एनर्जी बहुत जरूरी है। या यूं कहें कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी किसी न किसी वे के लिए, किसी न किसी डेली एक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है। सेकंड सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट, जो कुछ भी है वो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर आप इन सबको देखें और सोचें और एनालाइज करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक हमारी सेल है जो फैक्ट्री की तरह होती है। एक सेल जो होती है वो फैक्ट्री की तरह होती है, और फैक्ट्री जो है जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री में कचरा भी प्रोड्यूस होता होगा। तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट भी बनते हैं, फैक्ट्री में कचरा भी बनता है। कचरा मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री कैसी है। कैसी इंडस्ट्री है, जैसी इंडस्ट्री वैसा कचरा, और उसी टाइप से उस वेस्ट का मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो इस बात को अगर आप समझते हैं कि हमारी सेल एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, और फैक्ट्री में कचरा बनता है, उस कचरे को कैसे मैनेज किया जाता है, तो आज उसी कचरा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात होगी। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर। और आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। हम करेंगे सबसे पहले हम बेसिक्स समझेंगे इस टॉपिक की क्या है इंपॉर्टेंस, उसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट इन एनिमल्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जांपल बेस्ड होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, लेकिन इस बात को ये समझाएगा, इस कांसेप्ट को क्लियर करेगा कि आखिर सिस्टम की जरूरत क्या है। तो एक्सक्रीशन, वेस्ट निकालना क्यों जरूरी है, ये है सेकंड पॉइंट। पहला समझने वाला पॉइंट ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस चैप्टर की रेलेवेंस क्या है आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जो मैं आपको हर चैप्टर के लिए पहले एक बार बता देता हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने आप में खुद ही एक नीट का एक पार्ट, 20 से 25 क्वेश्चन या कम से कम 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब रेंज है ये, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये सारी चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 2 सवाल या 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक्सक्रीशन उसी में से एक हिस्सा है जिसमें से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन इसका लिंक अगर आप देखोगे कचरा निकालने का, जरा सोचिए, एनिमल वर्ल्ड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक एक्सक्रीशन का पार्ट हो गया। दूसरा, एनिमल वर्ल्ड के डिफरेंट एनिमल्स किस टाइप का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, उनके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये एनिमल किंगडम का भी सवाल हो सकता है, ये यहाँ का भी सवाल है, लिंक है, ये लिंक है, जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, कुछ एनिमल्स जिनमें ओपन और क्लोज पाया जाता है सर्कुलेशन, वो उसके एग्जांपल एनिमल किंगडम से भी रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन में पढ़ा, किसके पास ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इसके पास ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, उसी तरह इनके पास ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके पास ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें कैसा होता है, इन सब के बारे में बात करी गई थी, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे रेस्पिरेटरी का बताया था, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा गले में खिचखिच है, विक्स की गोली लेंगे, खिचखिच दूर करेंगे, बाद की बात है, क्लास की बात कर लेंगे बेटा। लेकिन अभी क्या है, अभी तो क्लास लेना है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको भी, थोड़ा सा मेरी फटी हुई आवाज आपको सुननी पड़ेगी, मेरे फटे हुए बांस को आपको सुनना पड़ेगा। मैनेज करो बेटा, क्लास में जाते जाते थैंक यू बोल के जाऊंगा। लेकिन पहले से ही आप सभी लोगों को धन्यवाद दे देता हूं कि आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, थैंक यू के पात्र। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरी इस फटी हुई आवाज को भी आप सुन रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चों। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि जैसे कि आप कचरा मैनेजमेंट सिस्टम की जब बात करते हो, एनिमल वर्ल्ड में कचरा मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हो, तो मैंने कहा ये एनिमल किंगडम से भी लिंक हो जाता है, इसमें ये एक बात। दूसरा, इस चैप्टर का जो मैकेनिज्म पार्ट है उसमें हार्मोन्स का भी रोल होता है, हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये टॉपिक सीधा जाकर के लिंक हो जाता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। तो मतलब पढ़ोगे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन इससे बहुत सारे हार्मोन्स के फंक्शन को भी रिलेट कर लोगे, इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी फिर आपको जरूरत पड़ेगी इन टॉपिक्स की। इसलिए एक बार पढ़ोगे, बार बार ये कई चैप्टर में आएगा, आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हर बार जब ये नाम आएंगे, ये नाम, ये क्वेश्चन या पॉइंट्स आएंगे, आप उनको आसानी से समझ लोगे। उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसे आसानी से कर लोगे हैंडल। तो अपने इस हैंडल को आगे बढ़ाते हैं, अपने गाड़ी के इस इंजन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। चैप्टर नेम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और बात होने वाली सबसे पहले इस चैप्टर का एक बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन होगा। चैप्टर नेम जैसा कि मैंने बताया आपको, चैप्टर का नेम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्या नाम है चैप्टर का? नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो हम बात करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल की। किसकी बात करेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल की। और कहानी का फिर वही हिस्सा, फिर वही पार्ट, एवरी सेल इज अ फैक्ट्री। हर सेल एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। हमारी सेल जो होती है ये एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है। किसी सेल को आप बायोकेमिकल फैक्ट्री कहते हो, बायोकेमिकल फैक्ट्री कहते हो। और इस फैक्ट्री में, हर एक फैक्ट्री में होता क्या है, एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं। किसी भी फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं, और इन रॉ मटेरियल से इनका इस्तेमाल करके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसा कमाया जाता है, करेंसी कमाई जाती है, मनी बनाया जाता है, करेंसी कमाई जाती है और पैसे कमाए जाते हैं, अमीर हुआ जाता है इन प्रोडक्ट्स को बना करके। लेकिन उसी इंडस्ट्री में पैसा बनाने के साथ साथ जनरेट होते हैं कुछ वेस्ट। क्या जनरेट होते हैं? वेस्ट जनरेट होते हैं। और ये वेस्ट जैसा होता है, ये जो वेस्ट होता है डिपेंड करता है, ये जितने टाइप के वेस्ट होंगे वो डिपेंड होते हैं, टाइप ऑफ वेस्ट ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन
द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिस टाइप की फैक्ट्री होगी, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री या ये जो फैक्ट्री है ये जिस टाइप की होगी ये उसी बात पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि अगर किसी जगह पे प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती हैं, पॉलीथीन से रिलेटेड चीजें बनाई जाती हैं, तो कचरा भी कैसा होगा, कहीं पेंट बनाया जाता है, कहीं प्लास्टिक बनाई जाती है, कहीं पे अल्कोहल बनाया जाता है, कहीं वाइन बनाई जाती है, कहीं मेडिसिन बनाई जाती है। कह रहे जैसी इंडस्ट्री होगा वैसा ही तो वेस्ट होगा भाई। जहां गन्ने की फैक्ट्री होगी, जहां से शुगर बनाई जाती होगी, शुगर मिल जहां पे होगी, वहां के जो वेस्ट होंगे और किसी हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। किसी रेस्टोरेंट से निकलने वाला वेस्ट, होटल से निकलने वाला वेस्ट और स्कूल से निकलने वाला वेस्ट अगर हम कंपेयर करेंगे किसी हॉस्पिटल से, किसी रेलवे स्टेशन से, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं भाई साहब। तो कह रहे हैं कि जितने टाइप की इंडस्ट्री है उतने टाइप का कचरा है। और जैसे हम ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने और जाने, पब्लिक के जाने और आने का ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करते हैं ना, उसके साथ साथ कचरा मैनेजमेंट भी करते हैं, साफ सफाई रख रखाव। और जैसा कि आपको पता है कि साफ सफाई क्यों जरूरी है, आप अपने घर में ही देखो साफ सफाई क्यों जरूरी है। अगर गंदगी होने लगे, गंदगी को इकट्ठा होने से साफ सफाई ना करें तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वही चीजें सड़ने लगेंगी। अगर आप साफ सफाई नहीं करोगे तो ऐसी चीजें जो सड़ सकती हैं वो सड़ने लगेंगी, सड़ते 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 उसके अंदर फंगस, बैक्टीरिया एक्शन करने लगेंगे। बैक्टीरिया और फंगस जब उसके ऊपर एक्शन करने लगेंगे वो और सड़ करके कुछ टॉक्सिन बनाने लगेगा और वो टॉक्सिन हानिकारक हो सकता है। वो टॉक्सिक, वो हानिकारक केमिकल वो आपके शरीर में जाएगा, आपके शरीर के कांटेक्ट में आएगा, आपके घरों में लोगों के कांटेक्ट में आएगा, आपके पेरेंट्स के, आपके चाचा, दादा, दादी, फूफा, ताई, बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े किसी के भी कांटेक्ट में आएगा तो वो आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार कर देगा। और एक दिन आप खुद इतने बीमार हो जाएंगे कि आपका शरीर कचरा बन जाएगा। आपका शरीर ही नहीं बचेगा और डेड बॉडी भी क्या हो जाती है, एक कचरे से कम नहीं होती। आपको तो पता ही है, जैसे ही बॉडी डेड होती है क्या करते हैं लोग, घर में कितने देर तक रखते हैं डेड बॉडी को भी लोग कितने देर तक घर में रखते हैं। शरीर का यही तो सत्य है, जीवन का यही सत्य है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप लिविंग हो, तब तक आप हो, आपकी पहचान है। आपकी पहचान हो सकता है आपके मरने के बाद भी रहे, लेकिन जैसे ही आपकी शरीर डेड होती है, जब आपका शरीर डेड हो जाता है ना, तब कोई उसे अपने घर में ज्यादा देर तक नहीं रखेगा। उसे बाहर निकाला जाएगा, उसे जला दिया जाएगा, उसे फ्यूनरल कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाएगी, जमीन में दफना दिया जाएगा ताकि घर के अंदर आपके उस डेड बॉडी से कचरा ना बने, वेस्ट ना बने, टॉक्सिन ना बने, घर के जिंदा लोगों को वो अफेक्ट ना करे। यही सिस्टम बॉडी में भी होता है बच्चों। बॉडी में भी जो डेड सेल होती है ना, बॉडी के अंदर डेड सेल का भी यही हश्र होता है। जैसे ही कोई सेल डेड होती है उसको फ्यूनरल कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट में और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। कोई टॉक्सिन, कोई कचरा बनता है, उसे निकाल दिया जाता है। इसी मैनेजमेंट को एक्सक्रीशन कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर देखें, जनरल टर्म में देखें एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल टर्म में देखें आप, तो सिंपली अगर हम सिंपली डिफाइन करें, टर्म एक्सक्रीशन रेफर्स टू, टर्म एक्सक्रीशन रेफर्स टू, अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्म एक्सक्रीशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। लेकिन थोड़ा और प्रिसाइजली इसे कहें, रिमूवल ऑफ वेस्ट से थोड़ा और प्रिसाइजली कहें, थोड़ा और स्पेसिफाई करके कहें, तो ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो एक्चुअल में है क्या, ये किसका रिमूवल हो रहा है, कौन से वेस्ट का रिमूवल हो रहा है। तो एनी वेस्ट, एनीथिंग व्हिच इज इन एक्सेस इन आवर बॉडी, जो टॉक्सिक हो सकता है, तो आप इसको डिफाइन करेंगे रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। कैसा बेटा, नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। जब हम इस लेवल पे आते हैं, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट की मैं बात करता हूं, तब जाकर के हम कहते हैं इसको ट्रू सेंस में एक्सक्रीशन। केवल रिमूवल ऑफ वेस्ट से हम कहें तो ये केवल एक छोटा मतलब एक जनरलाइज्ड टर्म हो गया, वेस्ट रिमूवल इज एक्सक्रीशन। बट अगर हम ओवर प्रिसाइज होकर के इसे थोड़ा स्पेसिफाई करें तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे शरीर में होने वाली रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन करें और हर रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो वेस्ट अगर हमारे लिए हार्मफुल है तो कह रहे हैं टॉक्सिक है वो, प्लस सबसे ज्यादा टॉक्सिक है वो जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। याद रखेंगे हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स। और याद रखेंगे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर मेनली जनरेटेड ड्यू टू, कहां से आता है नाइट्रोजन हमारी बॉडी में, दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर जनरेटेड ड्यू टू, कहां से आते हैं ये, ड्यू टू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। किसका, प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म। इन दोनों में ही नाइट्रोजन भर के पाई जाती है, इनमें नाइट्रोजन के बगैर इनका फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म जब बॉडी में होता है, जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है, तभी ये नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होते हैं। याद रखेंगे, तब ये कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनका फॉर्मेशन हो जाता है शरीर के अंदर, इनका फॉर्मेशन इन्हीं से होता है। क्या कहते हैं इनको, नाइट्रोजनस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन इन्हीं से होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मेनली दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर जनरेटेड ड्यू टू, तो आप बताओगे यहां से बार बार दिमाग में एक सवाल पैदा होता होगा या होना चाहिए आपके कि सर ये जो वेस्ट हम कहते हैं किसको, आखिर वेस्ट होता क्या है भाई, वेस्ट किसे कहते हैं। तो वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है एनीथिंग व्हिच इज नाउ नॉट यूजफुल फॉर यू। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए यूजफुल नहीं रह गई, जैसे आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, अब आपने उसको फेंक दिया, घर के कोने में पड़ा हुआ है, घर के कोने में पड़ा हुआ धूल खा रहा है और कुछ दिनों के बाद एक रद्दी वाला आएगा, उन रद्दियों को अपने साथ लेकर के जाएगा। तो रद्दी उठाने वाले रैग पिकर्स जो होते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो रद्दी आपका उठा ले जाएंगे, कबाड़ उठा ले जाएंगे। ये आपके घर में कबाड़ा हो चुका है। Anything which is of no further use, anything which is harmful for the body, anything which is not useful and now it is becoming harmful, आपके शरीर के लिए वो हानिकारक होता जा रहा है। अगर वो शरीर में रह गया तो वो आपके लिए हानिकारक, नुकसानदायक हो सकता है। तो उसी को कहते हैं वेस्ट। वेस्ट मींस नो फर्दर यूज। नेचर कहती है कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। आपकी पॉटी भी आपके लिए वेस्ट हो सकती है, लेकिन किसी और जानवर के लिए वो यूजफुल होती है। कुछ जानवर गोबर खाते हैं, कुछ जानवर डंग खाते हैं, कुछ जानवर अपना ही फीकल मैटर खा जाते हैं दोबारा। कॉप्रोफेगी जानवर होते हैं वो। रैबिट की मैं बात करूं, रैबिट जो होता है वो कॉप्रोफेगस होता है, अपना ही फीकल मैटर खुद खा जाता है। कुछ जानवर दूसरों के फीकल मैटर पर डिपेंड करते हैं, दूसरों ने पॉटी करी वो उसके ऊपर डेवलप कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। क्या आपके लिए वो यूजफुल नहीं होगा? आपने उसे फेंक दिया, रद्दी पेपर समझिए, आपने उसको फेंक दिया, लेकिन उसी पेपर को ले जाकर के पहाड़ों पे आप जाओ जहां पॉलीथीन बैन है, वहां करते हैं पेपर की पैकिंग बना करके देते हैं, पेपर बैग्स बना करके उसकी पैकिंग करके देते हैं। आप देखोगे मेडिसिन की शॉप से आपको जो दवाएं दी जाती है वो भी पेपर के कैरी बैग, पेपर का बैग बना करके उसमें दिया जा रहा है।
एनीथिंग फॉर यू इट इज नॉट यूजफुल दैट्स व्हाई इट इज वेस्ट। कोई और इसे यूज करे, ये नेचर की डेफिनेशन है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये है वेस्ट का एक ऐसा परिभाषा कि नथिंग इज वेस्ट इन दिस प्लैनेट, द वेस्ट ऑफ वन इज यूजफुल फॉर अदर्स। आपने निकाल दिया, दूसरा उसे यूज कर रहा है। जानवरों को जानबूझ के खेतों में पॉटी कराई जाती है। गाय भैंस का जो डंग होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्योर बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिच करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। गाय के लिए वो कचरा है, लेकिन किसान उससे फसल के लिए इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स डेवलप करते हैं। आप सोच के देखो तो समझ आएगा। लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूं जनरल, जब हम एक्सक्रीशन टर्म की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन का मतलब हम अपने शरीर के लिए जो कचरा है उसे तो निकालेंगे ही ना। तो वेस्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में ये जो चीजें हैं, वेस्ट के जनरेशन का मैकेनिज्म, ये कहां से आता होगा? आप सोच के देखो, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में आता है। आपका फूड इंटेक मतलब आपने हाथ तक खा लिया, कुछ अगर खाना भी आपने हाथ तक खा लिया तो वो भी आपके लिए वेस्ट है, कचरा ही बन चुका। बॉडी के अंदर ये आता कहां से? सोर्स क्या है? खाना खाया तभी तो ये पहुंचा आपके शरीर में। बाहर से आपने इन चीजों को लिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग चीज, प्रोटीन आपने अपनी बॉडी में बाहर से ली, आपने न्यूक्लिक एसिड को फूड के फॉर्म में लिया, कह रहे ये वहीं से तो आ रहा है। तो या तो ये आपके बॉडी के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म से जनरेट हो रहा है, या आपने एक्सेसिव फूड ले लिया, एक्सेसिव फूड के साथ इंटेक कर लिया। तो एनीथिंग इज इन एक्सेस, एनीथिंग इज नॉट यूजफुल फॉर यू, दैट इज वेस्ट। याद रखेंगे, एनीथिंग व्हिच इज इन एक्सेस, कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच इज इन एक्सेस, एक्सेस में जब हो जाए, या फिर आपके लिए टॉक्सिक हो जाए, या फिर नो फर्दर यूज ऑफ नो यूज हो जाए, तो ऐसी चीजों को ही हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों को ही हम कह सकते हैं कि दे कैन बी कॉल्ड एज वेस्ट। इन्हीं चीजों को हम वेस्ट कहते हैं। और जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं तो ऐसे वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होते हैं, जो मेनली प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड से आते हैं, उन्हें कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। इसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे, टॉक्सिक है, नाइट्रोजनस है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसी का रिमूवल एक्सक्रीशन कहा जाता है। और इस एनिमल वर्ल्ड में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका है इसे मैनेज करने का। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये कचरा मैनेजमेंट जो एक्सक्रीशन करते हैं, इसको करके अपने बॉडी का सॉल्ट वाटर बैलेंस भी कर लेते हैं, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। आप देखोगे मेजॉरिटी जो है इस एनिमल वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन के साथ बॉडी का वाटर सॉल्ट बैलेंस भी करते हैं, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। मतलब एक और टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो का मतलब होता है वाटर, रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंस। तो बॉडी में वाटर सॉल्ट वाटर का बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाया जा रहा है। तो वेस्ट भी निकालने के साथ साथ हम अपने शरीर का वाटर और सॉल्ट का लेवल बैलेंस भी करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट को कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स का जो वेस्ट रिमूवल सिस्टम है, इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स, इन majority of organisms, the excretion also, the excretory system also related to salt water balance, osmotic balance, जिसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेशन करने का भी मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। और इसी बेसिस पे कौन अपना रेगुलेशन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, इस धरती पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म्स क्लासिफाई किए गए हैं। ध्यान से समझे, कह रहे हैं इसी बेसिस पे जो लोग अपने बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, मैंने कहा मेजॉरिटी कर लेते हैं, यानी जो लोग कर लेते हैं उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। जो सॉल्ट वाटर बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, कचरा भी निकाल लिया और बॉडी का वाटर लेवल भी नहीं कम हुआ। मतलब हम जब यूरिनेट कर रहे हैं तो यूरिन के साथ वाटर भी तो लॉस कर रहे हैं, उसमें कचरा है। आप कहोगे खाली यूरिया निकालना था तो पानी क्यों लॉस किया, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों लॉस किया बॉडी से, पोटेशियम को क्यों लॉस किया? भाई ये तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। नहीं, जब भी चीजें एक्सेस में होंगी, वाटर ज्यादा होगा, आपने वाटर इंटेक बहुत ज्यादा कर लिया, आवश्यकता से ज्यादा कर लिया, या बॉडी में कोई हार्मोन से रिलेटेड इंबैलेंस हो रखा है, हार्मोन का सीक्रेशन कुछ अलग टाइप से हो रहा है, तो वो भी आपके यूरिन में वाटर बढ़ा देगा। तो कह रहे वाटर का भी लेवल बॉडी में मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि एक एडिक्वेट अमाउंट में बॉडी में अगर वाटर नहीं रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में वाटर नहीं रहा, तो आपकी सेल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेल में डेथ शुरू हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप ज्यादा डिहाइड्रेट करके ना, आपने अगर 12% से ज्यादा पानी अपने शरीर का लॉस कर दिया तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्मली आपकी सेल के अंदर 70 to 90% वाटर है। अगर 70 to 90% वाटर का 12% आपने लॉस कर दिया, 12% से ज्यादा लॉस होते ही आपकी सेल की ऑस्मोटिक बैलेंस खराब हो जाएगी, उसका सॉल्ट बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि वाटर का मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, सॉल्ट का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। केवल कचरा निकालना ही नहीं, कचरा के साथ वाटर सॉल्ट बैलेंस भी करना जरूरी है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया इस ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। बहुत सारे नहीं कर पाए या नहीं चाहा उन्होंने कि नहीं करना, हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि आपको पता है मशीन लगाने के लिए पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा मशीन चाहिए, एक्स्ट्रा काम करवाना है तो पैसा लगेगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने कहा नहीं हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हम कोई मशीन नहीं बनाएंगे, जैसा बाहर चेंज होगा, जैसा माहौल मिलेगा हम उसी में ढल जाएंगे। कुछ कहे नहीं, बाहर कुछ भी हो हम अपने अंदर चेंजेस नहीं होने देंगे, हम अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मशीन फिट कर देंगे जो बॉडी को हमेशा कांस्टेंट बना करके रखेगी। इसी बेसिस पे धरती पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए, एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर और एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। आप देखेंगे एक्सक्रीटरी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो ऑस्मो रेगुलेशन है, उसके बेसिस पे इस अर्थ पे पाए जाने वाले मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म्स को मेनली हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के बेसिस पे ऑस्मोटिक बैलेंस ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड। ये जो ऑर्गेनिज्म है इस धरती के, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप है जिसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपने बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस कांस्टेंट रखते हैं। बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उनके शरीर से बाहर के एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, अंदर का कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये अंदर से नहीं बदलते, कहते हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन वो लोग जो माहौल के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, जैसा माहौल होगा हम उसी में ढल जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे, हम जैसे हैं वैसे ही नहीं रहेंगे, अपने आप में बदलाव करते हैं, हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, हम रिजिड नहीं रहेंगे, हम फ्लेक्सिबल बनेंगे। तो कह रहे हैं इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? ऑस्मो कन्फर्मर बना लिया। क्या बना लिया? ऑस्मो कन्फर्मर्स बना लिया। इन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। तो कन्फर्म कर लिया इन लोगों ने, कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या नाम है इनका? ऑस्मो कन्फर्मर। कह रहे दोज हु कैन नॉट मेंटेन ऑलवेज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, दे चेंज देयर इंटरनल कंडीशन, इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग। तो क्या है ऑस्मो कन्फर्मर्स? दोज हु कैन नॉट मेंटेन always constant internal environment, constant
कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, बॉडी का इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी जिसे कहते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। दे चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एज पर चेंज इन सराउंडिंग्स। बाहर की कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे ये भी चेंज हो जाती है। बाहर हाई ऑस्मोलैरिटी, अंदर भी हाई ऑस्मोलैरिटी, बाहर सॉल्ट ज्यादा, अंदर सॉल्ट ज्यादा। सिंपल लॉजिक है, कह रहे हैं हमें पैसे नहीं खर्च करना। दे डू नॉट स्पेंड मोर एनर्जी फॉर दिस, दे डोंट हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, दे डोंट हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, इन्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई सीधी सी बात है, हम जैसा माहौल वैसे ढल जाएंगे तो हमें क्या जरूरत है पंखा एसी लगाने की, कूलर लगाने की? ना पंखा लगेगा, ना एसी लगेगा, ना कूलर, दरवाजा खोल दो हवा अपने आप आई। ऐसे लोग हैं तो कह रहे बाहर गर्म हवा आ रही तो अंदर भी गर्म हवा है, ऐसे लोग हैं। एसी नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, सस्ते में काम निपटाएंगे। तो सस्ते में काम निपटाओगे तो ठीक है, रहो ऐसे। हम तो पैसे खर्च करेंगे, ये वो लोग हैं जो पैसे खर्च करेंगे, इसके बाद भगवान का दिया वो सब कुछ है। इन्होंने मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है, काफी वर्षों तक इन्होंने काबिल अपने आप को इस मेहनत से बनाया है। इसमें इन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन एवोल्यूशन के दौरान इन्होंने क्या किया, दे इवॉल्व्ड अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू मेंटेन, दे ऑलवेज मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, कांस्टेंट इंटरनल concentration of body fluids, concentration of body fluids, या अपने बॉडी फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखते हैं। और इसके लिए इन्होंने कीमत चुकाई है, ये ऐशो आराम की जिंदगी यूं ही नहीं मिली। इन्होंने अपनी एड़ियां घिसी हैं, वर्षों तक मेहनत की है और अपने आप को सोने की तरफ पहले तपाया है, फिर जाकर के खरा सोना बन के आए हैं। तो ये जो खरा सोना निकले, कह रहे दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी। क्या करना पड़ता है इन्हें? दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी, इन्हें एनर्जी खर्च करना पड़ता है इस काम के लिए। तो अब देखें, ऑस्मो रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप किया इन्होंने, तो इस स्पेसिफिक मैकेनिज्म को डेवलप किया इन ऑर्गेनिज्म्स ने। इसमें एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अमीबा भी इसका एग्जांपल है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे सम प्रोटोजोअन्स, या प्रोटोजोअन जनरल लिख लें। इन केस ऑफ प्रोटोजोअन दे हैव स्पेसिफिक मैकेनिज्म, प्रोटोजोअन्स में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म पाया जाता है। इसके लिए इन्होंने एक मशीन बनाई जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बनाया इन्होंने? बनाया अपने बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये अपने बॉडी का वाटर बैलेंस भी करते हैं और कचरा भी निकाल पाते हैं। वैसे तो कचरा अपने बॉडी की सरफेस से करते हैं, लेकिन ये मेन इनमें वाटर बैलेंस के लिए होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है। जब बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसे पंप से, ये पंप की तरह काम करता है, बॉडी से पंप की तरह ये बॉडी से वाटर को बाहर निकाल देता है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, अपने एरिया में देखा होगा, जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं वो लोग भी देखे होंगे, टीवी पे तो देखा ही होगा। कह जब पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, ओवर ब्रिज के नीचे जो है पानी भर चुका है पूरा, ना गाड़ी आ सकती है, जा सकती है, बसें डूबी जा रही हैं उसमें, डूबी होकर जा रही हैं। तो उसे डूबी में जाने के लिए वो तो ठीक है भाई, पानी भर गया, पानी निकाले कैसे? पंप लगाया पानी निकालने के लिए। तो कई सारे पंप लगाए जाते हैं जो पानी को बाहर निकालते हैं। पंप ये भी वैसे ही पानी मैंने करता है, जब बॉडी में पानी भरने लगता है तो उसी पंप से बाहर निकाल देता है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे पानी को बार-बार अंदर से बाहर निकालता रहता है, बॉडी का सॉल्ट वाटर बैलेंस बना लेता है। इसी को कहते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा मेजॉरिटी एनिमल्स में कॉर्डेट्स को आप देखो, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट जो कॉर्डेट्स हैं ये भी अपने साथ ये मैकेनिज्म लेके चलते हैं। मेजॉरिटी मोस्ट कॉर्डेट जो है वो ऐसे ही हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट शार्क्स जो होती हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं, शार्क्स होती हैं, एंड शार्क्स जो होती हैं, एंड जो हैग फिश होती है, साइक्लोस्टोम्स जो हैग फिशेस होती हैं, इन्हें छोड़ दें, ये एक्सेप्शंस हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। और अगर हम बात करें ऑस्मो कन्फर्मर्स की, तो मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट मरीन वाटर में रहने वाले लोग, मोस्ट मरीन वाटर इनवर्टिब्रेट्स जो मरीन वाटर में रहते हैं, या फिर शार्क्स की मैं बात करूं, या फिर हैग फिशेस की बात करूं, ये सब जो होते हैं ये होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। बाहर की ऑस्मोलैरिटी, बाहर का सॉल्ट का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन, वैसे ही अपने बॉडी की भी कंसंट्रेशन कर लेते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है ना कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी का सॉल्ट लेवल और वाटर लेवल भी बैलेंस करता है। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स ने वो सिस्टम बनाया, लेकिन उसके लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने उसके लिए मनी खर्च किया है, एनर्जी स्पेंड किया है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ उन्हें एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, ये पैसा खर्च करेंगे। तो इन्हें कहते हैं रेगुलेटर, इन्हें कहते हैं कन्फर्म। ये दो तरह का अक्खी लाइफ जो है पूरी दुनिया में, दो तरह के ऑर्गेनिज्म, मेजरली हमने एनिमल्स का एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को आपको समझना। प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। जैसे हार्ट में होता है ना, जब हार्ट भर जाता है तो रिलैक्स कर रहा होता है, उसमें भर रहा है तो रिलैक्स हो रहा है, पढ़ा था हमने। वो कह रहा है जब पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी तरह ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। पानी भरता है तो ऐसे स्वेल होता है, फूल जाता है। पानी भर चुका होता है तो फिर ये बाहर जाके बर्स्ट हो जाता है, पानी बाहर, सिंपल। तो ये मैकेनिज्म है ऑर्गेनिज्म का, सिंपल ऐसे याद कर लेंगे। ऑस्मो कन्फर्मर रेगुलेटर के एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आएगा तो उससे ज्यादा कुछ नहीं, या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आता है एक्सक्रीटरी वेस्ट एनिमल्स में। इस वर्ल्ड में हम अगर एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट देखें, जैसे कि मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कहां से आता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोटीन या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से आते हैं। इसका मतलब ये वेस्ट जो है मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कैसे वेस्ट होते हैं ये? दे आर मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्ट आर मेनली दीज वेस्ट आर नाइट्रोजीनस वेस्ट। कैसे होते हैं? नाइट्रोजन से बने हुए हैं, और नाइट्रोजन लाने का सोर्स बॉडी में है प्रोटीन और अमीनो एसिड। इसके अलावा एक्सेस ऑफ द सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, फॉस्फेट्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, वो भी है, बट मेन वेस्ट जो है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे प्रिंसिपल वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे प्रिंसिपल वेस्ट होता है, सबसे पहला वेस्ट होता है अमोनिया। मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो है अमोनिया। एनिमल वर्ल्ड में अमोनिया एक सबसे पहला और सबसे टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक वेस्ट होता है, याद रखेंगे। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक वेस्ट होता है, ये हाईली टॉक्सिक वेस्ट, बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट होता है अमोनिया।
इसे बॉडी में ज्यादा देर तक रखना खतरे से खाली नहीं, बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस नाइट्रोजनस बेस जो हाईली टॉक्सिक है, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, हाईली टॉक्सिक एंड सॉल्युबल इन वाटर एंड बॉडी फ्लूइड। क्या होता है ये? सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी, एज वेल एज इन बॉडी फ्लूइड एंड इन बॉडी फ्लूइड। मतलब बॉडी फ्लूइड में एनिमल जो ये बनाते हैं उसमें बहुत तेजी से घुल जाता है। हाईली सॉल्युबल एंड हाईली टॉक्सिक इन वाटर एंड बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में बहुत जल्दी घुलनशील, घुल जाता है, हाईली सॉल्युबल होता है। इसलिए अगर ये घुल गया तो टिश्यू की डैमेज हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो इस हाईली टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन जितना ये सॉल्युबल है वाटर में, इसके लिए इसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। याद रखेंगे, इट नीड्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इट नीड्स और रिक्वायर्स very large amount of water for its complete removal। इसका पूरा रिमूवल जो होता है, इट्स कंप्लीट रिमूवल, शरीर से पूरी तरह से निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, खाली इसका 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, ओनली 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 400 ml वाटर इज रिक्वायर्ड। हाउ मच वाटर? 400 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। इसके रिमूवल के लिए 400 to 500 ml, लगभग आधा लीटर, ऐसे मान लो 1 ग्राम को निकालने के लिए लगभग आधा लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है एनिमल्स के लिए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये कौन अफोर्ड कर पाएगा इतना पानी? इतना पानी वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो पानी में ही रहते हैं या दिन भर उनके शरीर में पानी जा रहा है। तो कौन? एक्वाटिक एनिमल्स। इसे वही अफोर्ड कर पाएगा ना जिसके बॉडी में भाई अमोनिया निकालना 1 ग्राम के लिए 400 ml चाहिए। तो ये वही अफोर्ड कर पाएगा जो पानी में ही डूबा हुआ है, डूबी है पूरा पानी में, पानी में इतना डूबी है कि वो पानी पी रहा है, पानी निकाल रहा है, एक्सेस ऑफ द वाटर कह रहा है, उस वाटर के प्रेजेंस में ही वो ये काम को अंजाम दे पा रहा है। नहीं तो अमोनिया निकालना इतना आसान नहीं है। तो एक्वाटिक एनिमल्स ने ही ये काम अडैप्ट किया। आप देखोगे इसके एग्जांपल में मेजॉरिटी ऑफ द जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स या एक्वाटिक एनिमल्स, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स रिमूव दिस वेस्ट। तो दे आर अमोनोटेलिक। कैसे होते हैं? अमोनिया रिमूव करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक। कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक कहते हैं। और इस फेनोमेनन को आप अमोनोटेलिज्म कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अमोनोटेलिज्म कह सकते हो। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स जो अमोनिया निकालते हैं वो होते हैं मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लिखें, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे आप देखो, प्रोटोजोअन्स भी आ जाएंगे इसमें, जो एक्वाटिक होते ही हैं मोस्टली, पैरासाइट्स को छोड़ दें तो प्रोटोजोअन्स के मेंबर सारे ही ऐसे ही हैं जो अमोनिया निकालते हैं। इसके अलावा एनिमल वर्ल्ड में देखें तो आप देखोगे पोरीफेरेंस, स्पॉन्जेस, जो पोरीफेरेंस हैं, स्पॉन्जेस, ये भी अमोनोटेलिक है। पोरीफेरेंस भी अमोनोटेलिक है। सीलेंट्रेट्स, नाइडेरियंस जिसे आप कहते हो, नाइडेरियंस या सीलेंट्रेट्स भी ऐसे ही हैं। प्लेटीहेलमिंथ भी ऐसे ही हैं भाई, प्लेटीहेलमिंथ भी अमोनोटेलिक होते हैं। ये सब अमोनिया ही निकालना बेहतर समझते हैं, अमोनिया, क्योंकि ज्यादातर ये पानी के आसपास या पानी में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे प्लेटीहेलमिंथ के अलावा जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, क्रस्टेशियन जो होते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, बोनी फिशेस भी यही काम कर रही हैं। बोनी फिश जो होती है वो भी यही अमोनिया ही रिमूव कर रही होती हैं। और इसके अलावा आप देखोगे अमोनिया, टैडपोल जो फ्रॉग का लार्वा है, टैडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग्स लार्वा जिसे टैडपोल कह रहे हैं, ये भी अमोनिया ही रिमूव करता है। तो ये सारे के सारे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमोनिया इनका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इनका कचरा मेनली है अमोनिया। मैंने बताया आपको अमोनिया निकालने के लिए पानी चाहिए, वो इनके पास है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, इसलिए बॉडी में से रोक नहीं सकते, निकाल दिया। और याद रखेंगे अमोनिया निकालने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता इनको। एक और आसान चीज बताऊं क्यों अमोनिया निकाला? कह रहे अमोनिया निकालने में इन्हें खर्च नहीं लगता, केवल पानी चाहिए जो इनके पास प्लेंटी में अवेलेबल है। ऑलरेडी वाटर इज अवेलेबल, नो एक्स्ट्रा वाटर इज रिक्वायर्ड, सफिशिएंट वाटर दे आर हैविंग, प्लस एनर्जी। कह रहे दूसरी चीज जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अमोनिया निकालने में वो भी बहुत कम चाहिए, लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया। ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया लीस्ट एनर्जी। क्या होती है? लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी की आवश्यकता बहुत 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 कम होती है। तो ये अमोनिया निकालने वाले एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आपको याद करना है। अमोनिया जो निकालते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया निकालने में पानी भी ज्यादा लगता है और इन्हें पानी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ देखिए एनर्जी कम चाहिए। तो वो लोग एनर्जी जो खर्च कम करना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा कि पानी जब हमारे पास इतना सारा है तो हम क्यों पैसा खर्च करें? नहीं करेंगे पैसा खर्च, हम सीधा अमोनिया निकाल देंगे बॉडी से। इतना टॉक्सिक है फिर भी पानी हमारे पास इतना है कि हम इसे निकाल सकते हैं, इसलिए इन्होंने कोई स्पेशल सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं बनाया अमोनिया निकालने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी सरफेस से निकाल देते हैं, या एक्वाटिक फिशेस जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मछलियों की बात करूं तो अपने गिल सरफेस से अमोनिया आयन के फॉर्म में निकालती है। याद रखेंगे किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल अमोनिया निकालने में नहीं होता। आप देखेंगे जितने अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में किडनी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती, जरूरत नहीं, किडनी की जरूरत नहीं, पानी में घोला पानी के फॉर्म में निकाल देते हैं। क्या करते हैं? या तो अपनी बॉडी सरफेस मेम्ब्रेन से निकाल देते हैं, जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन से निकाल देते हैं, या गिल की सरफेस से निकाल देते हैं। याद रखेंगे गिल सरफेस जो एक्वाटिक एनिमल्स है मोस्टली, उनमें गिल सरफेस से अमोनिया को अमोनियम आयन फॉर्म में निकाल दिया जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, किडनी का रोल बहुत ही लिमिटेड है। किडनी प्लेज वेरी लिमिटेड रोल, किडनी प्लेज वेरी लिमिटेड रोल, या लिमिटेड लिख ले, वेरी लिमिटेड लिखने से बेटर ही है, लिमिटेड रोल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। तो क्वेश्चन उठा फिर निकालता कौन है? तो आप याद रखेंगे अमोनिया इज रिमूव्ड बाय गिल्स, अमोनिया इज रिमूव्ड बाय एनिमल्स, रिमूव्ड थ्रू गिल सर्फेसेस या बॉडी सर्फेसेस, थ्रू गिल मेम्ब्रेन्स या गिल सरफेस या बॉडी सर्फेसेस और बॉडी सर्फेसेस। जब गिल सरफेस से रिमूवल की बात करते हैं, जो फिशेज में होता है, गिल सरफेस या बॉडी सरफेस की बात करते हैं, तो ये अमोनिया मेनली अमोनियम आयन के फॉर्म में, ये जो अमोनिया है ये अमोनियम आयन के फॉर्म में निकाल दी जाती है। तो अमोनिया इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। ये जो अमोनिया है ये अमोनियम आयन के फॉर्म में निकाल दी जाती है। ये लाइन यहाँ पे पार्टीशन बना दो ताकि आपको यहाँ से कंफ्यूजन न रहे इनको समझने में। कि जो लाइन खींची गई है ये बता देगी कि ये अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये लाइन खींच के हम ये बता दें कि ये लाइन जो है अलग अलग पॉइंट्स को डिनोट कर रही है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं, इधर
मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स की, ये जो लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जो है हमने एग्जांपल्स छापे हुए हैं कौन अमोनिया रिमूव करता है, और इधर हमने लिख लिया कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अमोनिया से रिलेटेड है। इसको आप बस ऐसे याद करेंगे और समझेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई वो क्या बताई, अमोनिया निकालने का जो तरीका है, ये जो अमोनिया निकालने का बॉडी से तरीका है, ये अमोनिया माइन के फॉर्म में गिल सरफेस से होता है। ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया निकालने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, हाईली टॉक्सिक होता है, सॉल्युबल होता है बॉडी फ्लूइड में या वाटर में किसी में। तो क्या इसलिए ऑर्गेनिज्म वही से निकालते हैं जो पानी को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें अगला, कह रहे कुछ ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने अमोनिया को बेहतर नहीं समझा तो दूसरा वेस्ट बनाना शुरू किया। कह रहे अमोनिया निकालने भर का पानी नहीं है हमारे पास, तो अब कह रहे हैं इन्होंने डेवलप किया यूरिया, इन्होंने यूरिया बनाया। कह रहे हैं उसी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, और ऐसे जानवर जिन्होंने यूरिया बनाना उचित समझा उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। याद रखेंगे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरियोटेलिक जो यूरिया निकालते हैं यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है, 1 लाख गुना कम। ये देखें कह रहे हैं 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक, 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। अमोनिया के कंपेयर में 1 लाख गुना लेस टॉक्सिक होता है यूरिया। प्लस ये लेस सॉल्युबल भी। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि ये जैसे अमोनिया हाईली सॉल्युबल था, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी लेस सॉल्युबल है और बॉडी फ्लूइड में भी, वाटर एंड बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड में भी लेस सॉल्युबल होता है। लेकिन इसको निकालने के लिए वाटर की अमाउंट कम होती है, लेस वाटर इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहे हैं जब सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में, इसको पानी की जरूरत नहीं होती है, लेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल, लेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, इट्स एक्सक्रीशन, या इसका रिमूवल बॉडी से करने के लिए पानी कम चाहिए। कितना पानी चाहिए ये भी देख लेते हैं। यानी यहाँ जो वाटर चाहिए फॉर 1 ग्राम यूरिया, फॉर 1 ग्राम यूरिया, यूरिया का रिमूवल करने के लिए 1 ग्राम यूरिया अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ml वाटर चाहिए। आप देखो 10 गुना कम पानी चाहिए, 50 to 60 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो बहुत कम अमाउंट में वाटर चाहिए, तो जानवर वही लोगों ने इसे अफोर्ड किया जिसके पास पानी कम था। कह रहे इनकी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, सीधी सी बात है। इनके आसपास पानी कम था, पानी लॉस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कहे अगर अमोनिया निकालेंगे हम, अमोनिया अगर हमने निकाला तो भाई सोच में पड़ गए, अरे भाई अगर हमने अमोनिया के फॉर्म में निकाला इतना पानी कहां से आएगा, इतना पानी हम कैसे अफोर्ड करेंगे, मर जाएंगे। पैसा खर्च करते हैं, मशीन बनाते हैं, एक ऐसी मशीन जो पानी कम लॉस करे। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, पैसा डेवलप किया, पैसा खर्च किया, फैक्ट्री लगाई जिससे यूरिया को अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में। इन्होंने फैक्ट्री बनाई, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, दो अमोनिया मिला करके प्लस 1 वाटर मिलाया, अमोनिया में 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, 2 अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड, और कई सारे एंजाइम्स लगते हैं इसमें, कई सारे एंजाइम्स लगते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और 3 ATP का खर्चा लगता है, 3 रुपए खर्च करे या $3 खर्च करे, और उसके बाद बनाया NH2CO NH2 जिसे कहते हैं यूरिया। यूरिया क्या है, यूरिया NH2CO NH2 कह रहे हैं। इसके लिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 अमोनिया, 3 ATP और एंजाइम चाहिए। ये काम हमारी बॉडी में इन ह्यूमंस यूरिया सिंथेसिस लिवर में होती है, याद रखेंगे। इन ह्यूमंस यूरिया सिंथेसिस टेक प्लेस, यूरिया सिंथेसिस इन ह्यूमंस यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीवर। कहां होता है, लीवर में होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, और इस फेनोमेनन को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं। लिवर वो जगह है जहां हमारे शरीर में यूरिया बनती है, और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके रिमूवल में। मतलब समझे जरा कौन सा ऐसा वेस्ट है जो बनता लिवर में है लेकिन जिसको निकालने में हेल्प करता है किडनी, ये है यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है। लिवर जिस साइकिल से होता है, उस प्रोसेस से होता है, उसे कहते हैं भाई ऑर्निथीन साइकिल। कौन सी साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं इसे क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। तो ये जो साइकिल है क्रेब्स हैंसलिट साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, ये लिवर में होती है। यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लिवर एंड किडनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। किडनी हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिया। यूरिया का रिमूवल किडनी कर रही है, लेकिन यूरिया बना कौन रहा है, यूरिया बना रहा है कौन, यूरिया बना रहा है वो जो लिवर जिसे कहते हैं। तो लिवर फॉर्म्स यूरिया, किडनी एक्सक्रीट्स आउट यूरिया। एक और बात, यूरिया लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया 1 लाख गुना। इसलिए यूरिया कुछ अमाउंट बॉडी में भी अगर रह जाए, यूरिया का इस्तेमाल अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। यूरिया हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट में रिटेन रहता है, किडनी में से कुछ अमाउंट में रखा जाता है, ब्लड में कुछ अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट रहता है, मतलब रह सकता है। ये ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। अगर ऑस्मोटिलिटी कम हो रही है, अगर हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर ऑस्मोटिलिटी कम हो रही है, तो हम अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेते हैं, यूरिया को भी कुछ अमाउंट में स्टोर करते हैं। मतलब सम अमाउंट ऑफ यूरिया कैन बी स्टोर्ड बिकॉज़ इट इज लेस टॉक्सिक। कह रहे हैं ये लेस टॉक्सिक है, इसीलिए इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, इट कैन बी स्टोर्ड इन सम अमाउंट इन बॉडी, स्टोर्ड इन बॉडी, कुछ अमाउंट तक, कुछ लिमिट तक इसे बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये अमोनिया से ज्यादा खतरनाक नहीं है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है 1 लाख गुना, इसलिए सबसे पहले अमोनिया बनेगी तो उसको हम यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि बॉडी में रह भी जाए थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत ना हो। मेजॉरिटी को हम रिमूव कर देंगे, कुछ को बॉडी में रख भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अमाउंट ब्लड में रह सकती है, कुछ किडनी में रह सकती है, मतलब हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर कुछ यूरिया रिटेन रह जाती है, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया है। लेकिन वेस्ट तो वेस्ट है, उसे निकालना जरूरी है, इसलिए हम इसे किडनी की मदद से बाहर निकाल देते हैं। अगर क्वेश्चन उठता है एक्सक्रीटरी वेस्ट जो अमोनिया है, ये जो यूरिया है, ये कौन कौन से एनिमल्स, इसका एग्जांपल क्या है, तो आप एग्जांपल जरूर याद करेंगे। कौन कौन से जानवर यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल्स जरूर मेंशन कर लें, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरियोटेलिक में एक तो सारे के सारे मैमल्स, ऑल मैमल्स आर यूरियोटेलिक, ये यूनिक फीचर है, सारे मैमल्स का एक जनरल कैरेक्टर याद कर लेंगे। मैमल्स के अलावा यूरिया जो प्रोड्यूस करते हैं बोनी कार्टिलेजिनस फिशेस भी यूरिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस को कॉर्नरिक्थिस कहते हैं। इसके अलावा अडल्ट फ्रॉग, याद रखेंगे टैडपोल को मैंने बताया था अमोनिया, टैडपोल फ्रॉग पानी में रहता है, फ्रॉग एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। तो अडल्ट फ्रॉग की मैं अगर बात करूं तो ये यूरियोटेलिक होता है। अडल्ट फ्रॉग या सारे एम्फीबियंस के जो अडल्ट्स होते हैं, जो अडल्ट एम्फीबियंस होते हैं, उनमें यूरिया वेस्ट होता है। और आप अर्थवर्म भी लिख सकते हो,
अर्थ वॉर्म में भी वेस्ट जो होता है मेनली यूरिया, ज्यादातर अमाउंट 60% ऑफ द वेस्ट, 60% जो वेस्ट की होती है वो यूरिया होती है। और सारे मैमल्स, इवन ब्लू व्हेल भी यूरियोटेलिक होती है, ह्यूमंस भी यूरियोटेलिक होते हैं, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी वेस्ट भी यूरिया ही है। और यूरिया बनाने के लिए जैसे मैंने कहा एटीपी, अमोनिया के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड मोर देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा एनर्जी यहाँ चाहिए। तो आप समझें ये हो गया दूसरा वेस्ट यूरियोटेलिज्म। अब आते हैं हम तीसरा वेस्ट जो आता है, अगली कैटेगरी जो नेक्स्ट टॉक्सिक वेस्ट होता है उसका नाम होता है यूरिक एसिड। अब कह रहे पानी बहुत ज्यादा था तब तो अमोनिया कर लिया, पानी थोड़ा कम लॉस कर रहे थे तो हमने यूरिया बना लिया। अब कह रहे पानी हमें लॉस ही नहीं करना, एकदम नहीं लॉस करना, मतलब ये वो जानवर जो पानी पीते नहीं या बहुत कम पीते या वाटर इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, इन्होंने अपने लिए डेजर्ट लाइफ को अडैप्ट किया है। तो डेजर्ट जैसी लाइफ को अडैप्ट करने के लिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यूरिक एसिड बनाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं अपना वेस्ट इन्होंने जो कन्वर्ट किया वो मेन वेस्ट यूरिक एसिड बनाया, जो यूरिक एसिड मेनली जनरेट होती है नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यूरिक एसिड कम्स फ्रॉम ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से आते हैं। नाइट्रोजनस बेस होता है ये प्यूरिन, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, एडेनिन ग्वानिन जिसको डीएनए आरएनए में कहते हो, मेटाबॉलिज्म, उन्हीं के मेटाबॉलिज्म से इसका जनरेशन होता है। तो ये जो मेनली प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से आया हुआ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से आया हुआ केमिकल है जिसे हम यूरिक एसिड कह रहे हैं, इसे निकालने वाले जानवरों को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। और ऑलमोस्ट इसके लिए नो या लीस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड, नो या लीस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड, इसके लिए या तो पानी चाहिए ही नहीं या तो चाहिए तो बहुत कम अमाउंट में चाहिए। लीस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीट रिमूवल, फॉर इट्स कंप्लीट रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट नीड्स वेरी लेस और नो वाटर, पानी चाहिए नहीं, इसे रिमूव किया जाता है। रिमूवल टेक्स प्लेस, रिमूवल टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, रिमूवल टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इधर पिलेट, पिलेट या पेस्ट कह सकते हो, सॉलिडिफाइड फॉर्म में, पानी है ही नहीं तो पिलेट्स के फॉर्म में या इसे पेस्ट के फॉर्म में निकाला जाता है, पेस्ट बना करके निकाला जाता है। पिलेट्स या पेस्ट बना दिया, एक थिक पेस्ट बना दिया और उस पेस्ट के फॉर्म में इसका रिमूवल किया जा रहा है, मतलब इनको पानी चाहिए नहीं, नो वाटर इज रिक्वायर्ड। और ये लेस टॉक्सिक है, आप लिखेंगे फिर, अब लीस्ट टॉक्सिक कह सकते हो आप इसको, लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट होते हैं एज कंपेयर्ड टू यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। अगर हम यूरिया और अमोनिया से कंपेयर करें तो इसको टॉक्सिसिटी वाइज भी लीस्ट टॉक्सिक होता है। और बट अगर एनर्जी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी देन यूरिया, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसे बनाने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन यूरिया और अमोनिया, देन यूरिया। तो यूरिया से भी ज्यादा एनर्जी, यूरिया में अमोनिया से ज्यादा और यूरिक एसिड में यूरिया से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड ज्यादातर वो एनिमल्स अडैप्ट करते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, पानी का अकाल होता है, जिनकी जिंदगी में पानी बहुत कम पीते हैं, उनका पानी उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से ही बनता है, एक्स्ट्रा वाटर ये बहुत ज्यादा नहीं पीते, बहुत लीस्ट वाटर अवेलेबिलिटी में जिंदा रहने वाले लोग होते हैं। तो इसके लिए वाटर चाहिए ही नहीं, आप सीधा सीधा देखो नो वाटर इज रिक्वायर्ड। तो अडैप्टेशन भी वैसी है, तो आप इसके एग्जांपल्स में लिखोगे, एग्जांपल्स इसमें आप जरूर लिखोगे क्योंकि एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। यूरिक एसिड में आप देखोगे सारी की सारी बर्ड जो बहुत कम पानी पीते हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। स्नेक हो गए, रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, ये सब कौन है, ये रेप्टाइल्स हैं। इनके केस में अगर आप देखोगे स्नेक हुआ, लिजर्ड हो गए, ये सारे बहुत ही कॉमन हो गए जिनमें यूरिक एसिड एज अ बेस। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड के इंसेक्टा के जो मेंबर इंसेक्ट्स, ये भी यूरिक एसिड निकालते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे जो आप देखोगे लैंड पे रहने वाले स्नेल्स, लैंड स्नेल्स जो होते हैं, जो मोलस्क होते हैं, अगर आप देखोगे कुछ ऐसे मोलस्क जिन्हें स्नेल्स कहा जाता है, ये कुछ मोलस्क जो है जिन्हें स्नेल्स कहते हैं, लैंड मोलस्क जो होते हैं जिसका नाम होता है हेलिक्स। क्या नाम होता है, हेलिक्स। अगर लैंड स्नेल का नाम ही पूछ दिया तो आप लिख सकते हो हेलिक्स। तो ये भी यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिक एसिड इनका चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गए तीन मेजर वेस्ट। टॉक्सिसिटी के लेवल पे अगर आप कंपेयर करोगे इनको, टॉक्सिसिटी के लेवल पे कंपेयर करोगे, एनर्जी के लेवल पे कंपेयर करोगे, देखो दोनों के बेसिस पे कर लेते हैं। अगर टॉक्सिसिटी देखनी है, टॉक्सिसिटी में, तो टॉक्सिसिटी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है कौन, अमोनिया। अमोनिया इज ग्रेटर देन यूरिया एंड यूरिया इज ग्रेटर देन यूरिक एसिड। टॉक्सिसिटी में सबसे कम है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। वही चीज अगर आप एनर्जी लेवल पे अगर आप देखोगे, वही चीज अगर आप एनर्जी लेवल से कंपेयर करोगे, एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए बनने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड को ज्यादा एनर्जी चाहिए देन यूरिया, और यूरिया से कम चाहिए किसको, अमोनिया। तो अमोनिया को सबसे कम एनर्जी चाहिए बनने के लिए, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। वही रिवर्स कर देंगे टॉक्सिसिटी के लेवल पे, टॉक्सिसिटी में अमोनिया में सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, फिर वो ग्रेटर देन यूरिया और यूरिया इज ग्रेटर देन यूरिक एसिड। तो लीस्ट टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड, फिर यूरिया और फिर अमोनिया। ये टेबल याद रखेंगे टॉक्सिसिटी और एनर्जी दोनों का। और एग्जांपल्स तो हर एक के लिए आपको याद रखना है, कौन यूरियोटेलिक, कौन अमोनियोटेलिक, कौन यूरिकोटेलिक। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वेस्ट है जो एनिमल्स निकालते हैं, सम अदर वेस्ट करके आप इसको हेडिंग लिख लो। सब एग्जांपल बेस्ड अभी टॉपिक चल रहा है, आपका पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। सम अदर वेस्ट, सम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो ऑर्गेनिज्म निकालते हैं, कुछ और भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये सबसे पहला नाम आता है ग्वानिन का। कुछ एनिमल्स ग्वानिन को डायरेक्टली निकाल देते हैं, xanthine को निकाल देते हैं एज एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। ग्वानिन एंड xanthine को निकाल देते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो निकालते हैं अमाइनो एसिड को एज वेस्ट, अमाइनो एसिड को डायरेक्टली एज अ वेस्ट निकाल देते हैं। कह रहे अमोनिया बनाने की झंझट नहीं है, क्या करते हैं सीधा अमाइनो एसिड निकाल देते हैं। भाई एक्सेस अमाइनो एसिड क्या करते हैं, इसको मशीन से बनाते हैं, मशीन में ले जाते हैं, उसको अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया को यूरिया में बनाते हैं। मगजमारी करने से बेहतर है कि सीधा कचरा बना डायरेक्ट निकाल दो। अमाइनो एसिड है ना, कचरा है ना, निकाल दो, इसको बाहर करो। तो कुछ एनिमल्स ने सीधा इसको निकालना शुरू कर दिया। कुछ एनिमल्स की बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं वो बनते हैं हिप्यूरिक एसिड। हिप्यूरिक एसिड भी एक तरह का वेस्ट है। कुछ एनिमल्स में TMAO, टमाओ बनता है, टमाओ, तुम आओ, टमाओ, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे ट्राई मिथाइल, मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। अमाइन है प्लस ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन करके बनाया है मिथाइल का।
तो ऑक्साइड ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड कह रहे हैं ये इस तरह के वेस्ट जो होते हैं दीज आर द कॉमन एक्सक्रीटरी वेस्ट फॉर सम अदर एनिमल्स। ग्वानिन ज़ैंथिन होता है स्पाइडरमैन का, स्पाइडरमैन जो होते हैं, पेंगुइन जो होते हैं, इनमें ये वेस्ट होता है। एग्जांपल बेस्ड आएगा जो आएगा इसमें, आप चाहो तो बस खाली लिख लो। अमीनो एसिड डायरेक्ट कौन निकालता है? कुछ आपके जो एस्टेरियास स्टारफिश का जो ग्रुप है, काइनोडर्म का जो ग्रुप है, एस्टेरियास की बात करूं जिसे मैं स्टारफिश कहता हूं, क्या कहता हूं? स्टारफिश सीधा अमीनो एसिड निकालने वाले ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा कुछ मोलस्क, सब मोलस्क जैसे यूनियो का नाम अगर आपने सुना हो, ये मोलस्क है यूनियो। तो काइनोडर्म्स या मोलस्क में हम देखेंगे वेस्ट जो है वो अमीनो एसिड सीधा निकालते हैं, अमाइनोटेलिक कहते हैं। याद रखेंगे अमोनोटेलिक अलग है, ये अमाइनोटेलिक है, अमाइनो एसिड निकालते हैं, अमाइनोटेलिक कहते हैं। हिप्यूरिक एसिड ये मैमल्स का वेस्ट है, ये भी एक मैमल्स में आने वाला वेस्ट है, लेकिन ये तभी बनता है जब उनके खाने में, जब इनका डाइट जो होगा उसमें ये बेंजोइक एसिड खाते हैं। ये जो फूड होता है, अगर डाइट में इफ बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन डाइट, बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन देयर फूड, मतलब इनके फूड में बेंजोइक एसिड है प्रेजेंट इन फूड, यानी फूड कंपोनेंट्स में अगर बेंजोइक एसिड है तो मैमल्स क्या करते हैं? उसे कन्वर्ट कर देते हैं हिप्यूरिक एसिड में। और ये जो टमाओ है ये मरीन वाटर फिशेज, मरीन फिशेज इसे प्रोड्यूस करती हैं। मरीन वाटर में रहने वाली फिशेज में ये बहुत कॉमन वेस्ट होता है TMAO ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड। तो सिंपल आप बस इन एग्जांपल्स की रीडिंग करो, ये एग्जांपल बेस्ड है सारा खेल, इसमें और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना। तो शुरुआत जैसे कि मैंने करी, आपको बताया कचरा मैनेजमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म का कचरा मैनेजमेंट क्यों होता है, कचरा मैनेजमेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर या कन्फर्मर्स कहते हैं। और ये कचरा मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। जैसे कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो ये टॉक्सिक हो जाएगा और सेल के लिए डेथ कॉज करेगा, बॉडी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। एक्सक्रीशन के साथ साथ बॉडी का वाटर सॉल्ट बैलेंस भी करना है, जिसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये काम भी एक्सक्रीशन वाले ऑर्गेनिज्म्स कर पाते हैं। ऑर्गेनिज्म्स दो टाइप के होते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर और ऑस्मोकन्फर्मर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद हमने पढ़े डिफरेंट टाइप के वेस्ट, जिनमें से हमने बात करी किसके बारे में? यूरिया मेन वेस्ट, अमोनिया मेन वेस्ट, यूरिक एसिड मेन वेस्ट और कुछ अदर भी वेस्ट हैं जो कि यहां पे हमने कैटेगराइज कर दिए। इसके अलावा भी दुनिया भर के वेस्ट और भी हो सकते हैं, मतलब चाहो तो लिखते जाओ, लिखने का कोई अंत नहीं है। क्रिएटिन भी एक वेस्ट है। क्रिएटिन मसल प्रोटीन, मसल के अंदर पाई जाती है। ये मसल्स अगर ब्रेक हो रही है तो उनमें प्रोटीन जनरेट होती है जो वेस्ट बनती है जब एक्सेस हो जाती है, तो क्रिएटिन कहते हैं। या इसी का मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो जाता है क्रिएटिनिन में, ये भी एक तरह के वेस्ट है। ये मसल में पाए जाने वाले फैक्टर्स हैं जो वेस्ट के फॉर्म में बनते हैं। इसके अलावा ऑर्निथिन्यूरिक एसिड भी होता है, ऑर्निथिन्यूरिक एसिड भी होता है। इससे ज्यादा क्या ही लिखें, लिखने को तो बहुत सारे वेस्ट मिल जाएंगे। ऑर्निथिन्यूरिक एसिड है, ये बर्ड्स में प्रोड्यूस होता है, ये जो है ये बर्ड्स में प्रोड्यूस होता है। बट इन सबकी हमें जरूरत नहीं है, कोई भी चीज इनमें से सिलेबस में नहीं है। मैच द कॉलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ सकता है या ये आ सकता है, बस पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स, ये तो कचरा हमने पढ़ लिया कि ये कचरा। एनिमल वर्ल्ड में अगर कहें कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से, किन-किन स्ट्रक्चर से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, तो एनिमल वर्ल्ड में उन्होंने अपने बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ही, अपने बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ही अपने बॉडी का कचरा मैनेजमेंट सिस्टम डिराइव किया है। जिसमें से अगर हम एग्जांपल देखें पूरा एनिमल किंगडम, फिर से आपको देखो एक रिवीजन टाइप का है, रिवीजन है एनिमल किंगडम का। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो एनिमल्स में होता है, जैसे हम बात करें स्पॉन्जेस में, इन केस ऑफ स्पॉन्जेस जो एनिमल किंगडम का सबसे पहला ग्रुप होता है पोरीफेरेंस का, या फिर अगर मैं नाइडेरियंस या सीलेंटरेट्स की बात करूं, सीलेंटरेट्स की बात मैं करूं, सीलेंटरेट्स स्पॉन्जेस, या मैं बात करूं प्लेटी, या मैं बात करूं टीनोफोरन्स की, टीनोफोरा जो होता है सीलेंट्रेटा का रिश्तेदार, टीनोफोरन्स, ये सारे सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं और इनके पास कुछ स्पेशल नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। इन्होंने कोई स्पेशल ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए नहीं बनाया। डायरेक्ट आंसर करेंगे, इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का कोई एक्सपीरियंस्ड ऑर्गन इनके पास नहीं है, एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं? दे रिमूव देयर वेस्ट। क्या करेंगे? हम लिखेंगे दे रिमूव देयर वेस्ट, दे रिमूव देयर वेस्ट, रिमूव देयर वेस्ट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। क्या करते हैं? वेस्ट रिमूवल थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ये अपने बॉडी सरफेस से ही वेस्ट निकाल देते हैं। जनरल बॉडी सरफेस से वेस्ट निकालने का सिस्टम है इनके पास। यानी आप देखोगे कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। अगर मैं बात करूं किसी भी स्पॉन्ज की ही बात कर लेता हूं, चलो मैं मान लिया ये मेरा एक स्पॉन्ज हो गया, ये कोई स्पॉन्ज हो गया। यार ये जो स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर वाटर एंट्रेंस का ये कई सारे पोर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू इनमें वाटर एंट्री होती है। इनमें वाटर की एंट्री इन्हीं पोर्स के थ्रू होती है, ऑस्ट्रिया के थ्रू। क्या होता है अगर आप इनकी बॉडी की सेल्स को थोड़ा ओपन करके देखोगे, अगर इनकी बॉडी को सेल्स को देखोगे तो ये है इनकी बॉडी, जो वाटर एंटर कर रहा है उसी वाटर में ये अपना कचरा ऐड कर देते हैं। ये देखो, ये मैं कहूं ये इनके पास स्पेशल सिस्टम होता है जिसे आपने पढ़ा या सुना या जाना होगा कभी, कैनाल सिस्टम होता है इनके पास। क्या होता है? इनके पास कैनाल सिस्टम है। तो इनकी जो सेल्स होती हैं, ये जो कचरा होता है, ये देखें इनके बॉडी में फूड आने का रास्ता है, ये ओपनिंग ऑस्टिया, इनके बॉडी में फूड आने का रास्ता है, इन्हीं पोर्स से फूड आता है। इसी के थ्रू वाटर करंट की एंट्री होती है जहां ये रहते हैं। आप देखो जरा, कह रहे जहां ये रहते हैं पानी से भरा हुआ एरिया, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, इसी वाटर से इनका फूड की एंट्री होती है, ऑक्सीजन इधर से ही जा रहा है, सब कुछ ऐसे ही जा रहा है। कह रहे वाटर में इनके लिए दोनों चीजें हैं, फूड भी है इसी पानी में, इसी पानी में ऑक्सीजन भी है, और यही ऑक्सीजन और फूड इस रास्ते से एंटर कर जाता है। और ये पानी जो होता है पूरे बॉडी से घूमता हुआ यहाँ इस पोर से बाहर निकल जाता है। मतलब सारा खेल इनके बॉडी में इसी पानी का है। तो काफी अंदर की जो सेल्स होती है वो अपना वेस्ट अमोनिया इधर इसमें इस वाटर करंट में ऐड कर देती है। मैंने कहा एक्वाटिक एनिमल्स को कुछ मेहनत नहीं करना, सीधा अमोनिया बनाया निकाल दिया। या फिर जो सरफेस वाली सेल होती हैं, ये सरफेस वाली सेल होती हैं, ये डायरेक्ट अमोनिया यही बॉडी सरफेस से ही निकाल देती है। तो इनकी बॉडी पे ये जनरल बॉडी सरफेस ही है, या तो ये पानी के साथ निकाल देते हैं या बॉडी सरफेस से ही एग्जिट कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करके अमोनिया का रिमूवल करते हैं। तो चाहे ये पोरीफेरेंस हो, स्पॉन्जेस या सीलेंट्रेटा या टीनोफोरा, सब में यही सेम मैकेनिज्म है, कचरा बॉडी से बाहर निकालने का। स्पॉन्जेस में, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में जनरल बॉडी सरफेस कह लो। इसे कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कह सकते हैं? इस प्रोसेस का नाम होता है सिंपल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना। इनकी बॉडी सेल्स में, इनकी जो बॉडी सेल्स होती हैं, इन सेल्स में जब अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जैसे जैसे इनके शरीर में अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगती है, इनके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये बाहर डिफ्यूज आउट कर दी जाती है।
डिफ्यूज आउट कर दी जाती है। और डिफ्यूजन का मतलब मैंने क्या बताया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये देखो हाई अमोनिया बॉडी में है, सेल से इसे बाहर निकाल दिया जाता है हाई टू लो। तो सीलेंट रेटा स्पॉन्जेस में कुछ ऐसा सिस्टम कह रहे। जब अगले फाइलम की हम बात करते हैं, नेक्स्ट फाइला जो आया वो आया प्लेटी हेलमिंथ। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट देखे, प्लेटी हेलमिंथ एनिमल वर्ल्ड का वो ग्रुप था जहां पे सबसे पहली बार ऑर्गन्स फॉर्मेशन शुरू हुए थे। प्लेटी हेलमिंथीज में सेल्स मिलकर के टिश्यू और टिश्यू ने ऑर्गन बनाना शुरू किया था। पहली बार एनिमल वर्ल्ड में ऑर्गन आया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम में एक्सक्रीशन के लिए फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सेल्स बनाई थी। फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया। क्या डेवलप किया, फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सेल्स का फॉर्मेशन किया। एक्सक्रीटरी सेल्स बनाई, उन सेल्स का नाम होता है कॉल्ड फ्लेम सेल्स। क्या कहते हैं उन्हें, फ्लेम सेल्स कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम इन सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक कर लेंगे आप। प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो आप लिखेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमिंथ। और प्लेटी हेलमिंथ का एग्जांपल अगर आप देखोगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये रहा कोई एक एग्जांपल प्लेटी हेलमिंथ का, ये एग्जांपल मान लो इसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं, फैस्यूला हेपेटिका। ये लिवर फ्लूक है। इस लिवर फ्लूक के बॉडी में यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कचरा मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, पूरे बॉडी में एक जैसे एक ट्री होता है, उसी ट्री की ब्रांचेस की तरह ये फैलेला हुआ है। ये देखो, ये जैसे ट्री, एक मेन ट्रंक जैसे होता है ट्री में, उसी ट्री की ब्रांचेस की तरह पूरे शरीर में ये ऐसे फैला हुआ है। पहली बार एक्सक्रीशन करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। छोटे छोटे बल्ब दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो बल्ब दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया पहली बार एनिमल वर्ल्ड में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये फ्लेम सेल, अगर सिंगल फ्लेम सेल को देखोगे, सिंगल सेल को देखोगे आप, तो ये एक सिंगल सेल है जो कैनाल से जुड़ी हुई है, पाइप लाइन से जुड़ी हुई है। और इस सिंगल सेल की सरफेस पे आपको इर्रेगुलर बाउंड्री मिल जाती है। जैसे अमीबा का शरीर होता है इर्रेगुलर, वैसे इनके पास भी इर्रेगुलर बाउंड्री मिल जाती है। यहाँ इनका न्यूक्लियस है इस सेल का, और यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं कुछ सीलियरी स्ट्रक्चर, सीलिया जैसे, जो जब मूव करते हैं, जैसे आपने कैंडल को देखा होगा, कैंडल का जो टिप होता है, उसको जब जलती हुई कैंडल को आप छोड़ दो तो उस पर टिप ऐसे उसकी लहराती है, उसकी जो लौ होती है ऐसे मूव करती है हवा में, ऐसे हवा में मूव करती है। उसी तरह से इनके अंदर ये सीलिया जो होती है, इनको ऐसे इनके बॉडी में ऐसे हल्का हल्का मूवमेंट शो करती है, जिससे ये कचरा कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये देखो, ये अमीबा जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, सूडोपोडिया इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। तो इनके बॉडी का जो वेस्ट होता है इसी सूडोपोडिया से कलेक्ट होता है। ये क्या करते हैं, वेस्ट को, जैसे मैं कहा अमोनिया अगर वेस्ट है तो इस अमोनिया को यहाँ से कलेक्ट करते हैं, और इस अमोनिया को इसी सेल की मदद से यहाँ से इस ट्यूब में भेज देते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब में चला जाता है, और ये ट्यूब से होता हुआ फाइनली एक्सक्रीटरी पोर में आता है, और यहाँ से ये रिमूव कर दिया जाता है। इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। ये एक्सक्रीटरी पोर, और इसी के थ्रू वेस्ट का रिमूवल हो जाता है। ये है प्लेटी हेलमिंथ का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। प्लेटी हेलमिंथ में एक्सक्रीशन इसी प्रोटोनेफ्रीडिया, इसको कहते हैं फ्लेम सेल। ये सिंगल फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है, जिसे हम इस पूरे सिस्टम का नाम, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट टाइम, ये देखो प्रोटो मतलब फर्स्ट टाइम, नेफ्रॉन जैसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बना है, इसे कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। जो इनके बॉडी में वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है, मतलब एक्सक्रीशन विद ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करता है, ये हेल्प करता है, प्रोटोनेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो। अब कह रहे हैं यही सेम फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। कह रहे हैं कुछ और ऑर्गेनिज्म है, सम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, सम अदर्स ऑल्सो, अदर एनिमल्स, सम अदर एनिमल्स लाइक कुछ एनिलिड्स, जो सिंपल एनिलिड्स थे, प्रिमिटिव एनिलिड्स थे, सम एनिलिड्स, एनिलिडा के कुछ मेंबर्स, और जो रोटीफर्स होते हैं, निमेट हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ के रिश्तेदार हैं, ये क्लोज रिलेटिव है एस्के हेलमिंथ के, जिन्हें कहते हैं रोटीफर्स। रोटीफर्स ये एस्के हेलमिंथ के रिलेटिव हैं, निमेटोड्स, रोटीफर्स। और कुछ कॉर्डेट्स जैसे सेफेलोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं, इनमें भी पाया जाता है फ्लेम सेल्स प्रोटोनेफ्रीडिया। सेफेलोकॉर्डेट्स का एग्जांपल है एम्फिऑक्सस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होती है अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा नॉन कॉर्डेट है जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है। तो नॉन कॉर्डेट में आपके सामने है ये प्लेटी हेलमिंथ, आपके सामने नॉन कॉर्डेट में एनिलिडा और रोटीफर्स है। कुछ एनिलिडा और कुछ रोटीफर्स में भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यही पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। पूछेगा नेम द कॉर्डेट इन व्हिच प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट, तो वो कॉर्डेट जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होती है वो है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा जिनमें विद प्रोटोनेफ्रीडिया, तो ये एग्जांपल बेस्ड है, इसे याद कर लेंगे। ये सारा पॉइंट एग्जांपल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं साथ साथ आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने की, किस तरीके से ये कचरा निकालते हैं। आप इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, जो बताया जा रहा है आपके बहुत काम की चीजें हैं। एनिमल किंगडम में रिपीट होगा, आप देखना, ये फिर से ये सारी चीजें रिपीट होंगी। उस समय मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, खाली मैं नाम लिखूंगा, आपको ये सब याद आ जाएगा। अगला फाइलम जो आया वो आया एस्के हेलमिंथ। कौन सा आया, एनसीईआरटी में एस्के हेलमिंथ नहीं दिया, बट एनिमल किंगडम में मिल जाएगा। एस्के हेलमिंथ में एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होती है रीनेट सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, रीनेट सेल्स होती है, जो कि एच शेप्ड होती हैं एस्कैरिस के अंदर। अगर पूछा गया एस्कैरिस में, तो आप एस्कैरिस का नाम बता सकते हो, एच शेप्ड होता है, बस सीधा राउंड वर्म में रीनेट सेल होती है एक्सक्रीशन के लिए। ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे मोस्ट एनिलिडा। अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट एनिलिडा में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो आप बताओगे एनिलिडा के मोस्ट मेंबर्स में डेवलप हो गई नेफ्रीडिया। क्या बन गई, इनमें नेफ्रीडिया पाई जाती है, नेफ्रीडियल एक्सक्रीशन होता है। वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आर्थ्रोपोडा में चलते हैं, आर्थ्रोपोडा पूरा एनिमल किंगडम है एक तरीके से। आर्थ्रोपॉड्स की मैं बात करूं तो आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पे मेनली। अगर आपसे पूछा जाएगा मेनली यूजुअली क्या पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, तो मेनली मैलपिगियन ट्यूब्यूल होती है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इनके बॉडी में, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोडा में मैलपिगियन ट्यूब्यूल है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे अगर पूछा गया क्रस्टेशियंस में क्या होता है, क्रस्टेशियन जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा का ग्रुप है, इनमें पाई जाती है ग्रीन ग्लैंड। क्या नाम होता है, इसे कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, या इसे कहते हैं एंटीनल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम है एंटीना, के पास पाई जाती है एंटीनल ग्लैंड कहते हैं। तो सब एग्जांपल्स आप केवल यहां रट्टा मार ले, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आएंगे, यहां पे आप कर सकते हैं। फेदर लाइक गिल्स होते हैं, टीनिडिया जो होती है फेदर लाइक गिल्स होती है।
तो गिल्स से एक्सक्रीशन होती है, लेकिन स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कुछ मोलस्क में पाए जाते हैं। सम मोलस्क्स हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं कुछ मोलस्क्स में, जिनका नाम है ऑर्गन ऑफ बोजानस। क्या नाम होता है? ऑर्गन ऑफ बोजानस, बोजानस है। और दूसरा है केबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन होता है। ये यहाँ पे याद करने वाले पॉइंट हो गए। मोलस्का में मतलब हर फाइलम के नाम के साथ उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखा होता है कि एक रीडिंग करें, उसको याद करके खत्म करें कहानी को। अब कह रहे हैं, अगर हम आगे और बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एनिमल है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा एक ऐसा एनिमल है, तो बहुत ही एवॉल्व्ड है, ये कॉर्डेटा के बहुत ही क्लोज है, लेकिन फिर भी इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। नो स्पेशल ऑर्गन, नो एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। वेस्ट निकालने के लिए अपने बॉडी से वाटर वेस्कुलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, ध्यान रखेंगे। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। रिमूव वेस्ट, कैसे रिमूव करते हैं? दे रिमूव वेस्ट, अपने बॉडी का वेस्ट निकालने के लिए बाय द हेल्प ऑफ क्या पाया जाता है इनमें? बाय द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या बॉडी सरफेस से निकाल देते हैं। या तो बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मेनली इसका काम लोकोमोशन रेस्पिरेशन होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें खाना खाने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। कचरा निकालने का उसका काम नहीं है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कचरा निकालने में। जब वाटर की इंटेक ये करते हैं, जिस वाटर से ये फूड इंटेक करते हैं, जब वो वाटर बाहर निकलता है उसी में कचरा ऐड कर देते हैं, या फिर बॉडी सरफेस से ये कचरा निकालते हैं। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा हायर एनिमल है जिसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं एक्सक्रीशन का? तो आप नाम बताएंगे, एकाइनोडर्मेटा, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा हम बात करें कुछ और एनिमल्स की, जैसे हेमीकॉर्डेट्स में अगर जाओगे आप, ये कह रहे हैं लिंक है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का। हेमीकॉर्डेटा में हाफ कॉर्डेट इसे कहते हैं, इसमें पाई जाती है प्रोबोसिस ग्लैंड, बॉडी के इंटीरियर साइड को कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। कुछ इसमें आपको समझने वाली चीज नहीं है, बस आपको ये जान लेना है कि हेमीकॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है उसमें इंटीरियर साइड जो होता है, उस साइड को हम कहते हैं प्रोबोसिस। उसके बाद होती है कॉलर, और उसके बाद होती है उनकी ट्रंक। कुछ ऐसे जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इनका एक जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको कुछ इस टाइप से ही दिखाई देंगे। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस होता है यही सबसे ऊपर वाला, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हेमीकॉर्डेटा का। हेमीकॉर्डेट्स में यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब अगर ऊपर का हिस्सा काट दिया जाए, क्वेश्चन आएगा सबसे ऊपर वाला हिस्सा काट दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओगे कि एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगा। यही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन लोकेटेड। और अगर हम कॉर्डेटा में घुस जाएं, मोस्ट कॉर्डेटा में घुस जाएं, या वर्टिब्रेट्स की मैं आपसे बात करूं, वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूं, तो वर्टिब्रेट्स हैव पेयर्ड किडनी। इनके पास जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट्स, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो वर्टिब्रेट्स में होता है उसका नाम है किडनी। इनमें पेयर्ड किडनी पाई जाती है। तो ये पेयर्ड किडनी की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं, और यही चीज ह्यूमन में भी अप्लाइड है। ह्यूमन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन का भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। ह्यूमंस में भी एक जोड़ी किडनी पाई जाती है जो हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, जिसके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज की क्लास में से जो थ्योरेटिकल पार्ट, जो नॉलेज वाला पार्ट, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इस चैप्टर को शुरू करने वाला पार्ट आज हमने शुरू किया है। अगली क्लास में हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर चलेंगे, लेकिन शुरुआत आप जब करोगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अरेंज्ड, उसमें कौन कौन से पार्ट किस जगह किस तरीके से अरेंज होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए तैयार हो जाए क्लास में पढ़ने के लिए। आज जरा इसके कुछ क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से, कुछ क्वेश्चन जरा एक दो से कर लीजिए, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े करेंगे और क्लास खत्म करेंगे। ऑल द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट और पेस्ट। पिलेट बनाते हैं या पेस्ट बनाते हैं, एक्सेप्ट इनमें से कौन ऐसा है जो वेस्ट में पिलेट या पेस्ट नहीं बनाता, यूरिक एसिड नहीं बनाता? तो लैंड स्नेल बनाते हैं, लिजर्ड बनाता है, कौवा भी बनाता है। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है, इनमें यूरिक एसिड नहीं होकर के इनमें क्या होती है, इनमें यूरिया पाई जाती है। कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। बोनी फिशेज अमोनिया, कार्टिलेजिनस फिशेज यूरिया एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे देश के नौजवानों, फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल कहता है फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। हमने पढ़ा फ्लेम सेल, फ्लेम जैसी सेल, या पहली बार जो नेफ्रिडिया था एनिमल वर्ल्ड में, नॉन कॉर्डेट में सबसे पहली बार प्लेटीहेल्मिंथ में आया था। कॉर्डेट्स में कौन से ग्रुप है जिसमें एम्फिऑक्सेस, या मैंने आपको बताया सेफेलोकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा नो, प्लेटीहेल्मिंथ यस, अर्थवर्म नो, क्रस्टेशियन नो। आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। मैंने कहा एग्जांपल बेस्ड है तो एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए। ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, ये तो बेहतरीन सवाल आपने करेला हुआ है, पढ़ेला हुआ है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, फिर है यूरिया, फिर है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड लीस्ट, फिर यूरिया, फिर अमोनिया। तो ये आंसर हो जाएगा मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है अमोनिया। आंसर विल बी फर्स्ट। अगला सवाल मैचिंग का है, मैचिंग। अमोनोटेलिक कौन होता है? फ्रेश वाटर में रहने वाले बोनी फिशेस। और यूरियोटेलिक कौन होता है? ये है कार्टिलेजिनस फिश और अडल्ट फ्रॉग। यूरिकोटेलिक कौन है? वो है रेप्टाइल बर्ड्स और लैंड स्नेल। ग्वानोटेलिक कौन है? स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन किंग। तो ये जो मैचिंग है, मैचिंग हमने कर ली। ए को हमने मिलाया 4 नंबर से, ए को मिलाया 4 से, बी को मिलाया हमने 3 नंबर से, सी को मिलाया 1 से, और डी को मिलाया 2 से, डी को मिलाया 2 से। तो आंसर बन गया, आंसर बना फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही फटाक झटाक और आसानी से। और इसी के साथ अब आते हैं होमवर्क पे। सवाल लगा लिया हमने तो आपको ये समझ आ गया कि सारे एग्जांपल्स रटने हैं। रीड क्लास नोट्स, एक बार क्लास नोट्स तैयार कर लें, ये आपको बहुत काम आने वाली है, ये आपको एनिमल किंगडम में भी हेल्प करेगी। और फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें। दीदी है ये आपकी एनसीईआरटी दीदी है, फ्रेंड है आपकी, इसकी रीडिंग करें। और डीपीपी जो आपकी आज की बहुत आसानी से आप जरूर लगाएं और इसका सोल्यूशन देख लिया, अगर कोई डाउट है तो। अदरवाइज आसान है, आप कर लोगे मुझे पता है। और मॉड्यूल के एक्सरसाइज आपको करने हैं, ये डेली का अपना होमवर्क होना चाहिए। एक्सरसाइज करनी है आपको, मॉड्यूल क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल क्वेश्चंस करने हैं। नहीं लिया है तो ले ले क्वेश्चन के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी पंच हो, चाहे वो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल अर्जुना, यकीन अर्जुना, जो भी बैच आपका, जो आपको कंफर्टेबली मिल जाए आप उसको ले ले, कोई दिक्कत नहीं। आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अर्जुना के लिए अलग, लक्ष्य के लिए अलग, और हमारे ये यकीन वालों के लिए अलग। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे एक बार ले ले, नहीं तो एनसीईआरटी पंच भी बायोलॉजी के लिए सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है। आप कोई भी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लगाएं। पीवाईक्यूज में ज्यादा फोकस करें, पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन लगाएं, और हर चैप्टर में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम बेस्ड जरूर हो। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन उसमें ज्यादा हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा हो। ऐसी बुकलेट ही आपके लिए फेवरेबल होगी, आपको नीट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक्सक्रीशन, वेस्ट जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के वो, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात करी, और इसके साथ कहा आज का खेला समाप्त। देख लो स्क्रीन को, देख लो इस सीन को, बार-बार इस सीन को देखो और सपना जो 2024 नीट क्वालीफाई करने का आपका उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा दो। ये स्टेथोस्कोप और ये अपने आपको हैंडल करनी है, होल्ड करनी है, वियर करनी है, तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी, दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो आवाज पटेली हुई है, गला फटा हुआ है, फटे बांस की तरह बोल रहा हूं, लेकिन चिल्लाने में एक भी शब्द, एक भी कसर नहीं छोड़ी आपके लिए। अपन एक भी चीज नहीं छोड़ेगा आपके लिए। अपन बहुत दिल चिर के सीना चिर के दिखा देगा आपको कि कितना प्यार करता है अपन तुमसे। लव यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में खूब एनर्जी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ। अगली क्लास में मुलाकात होगी, फिर से मुलाकात होगी और टॉपिक्स फिर से नए कंसेप्ट और फिर एनर्जेटिक होगा वो सेशन। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।